हेलो स्टूडेंट्स, ई पाठशाला भूगोल में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा और ये आशा करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप फ़ायदा उठाएंगे और किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स पर अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर और फिर उन पर आधारित विभिन्न प्रकार के MCQs यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा, जिससे कि आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही मशहूर टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आता है, चाहे वो राजस्थान लेवल का हो, चाहे आपके ऑल इंडिया लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यानी कि जलवायु। इस जलवायु के अंतर्गत हम विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा दिए गए विश्व के जलवायु वर्गीकरण, भारत के जलवायु वर्गीकरण और राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के बारे में बातें करेंगे, जिसमें कि कोपेन द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण, ट्रीवार्था और थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण, इन सब की बातें होंगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज सबसे पहले जलवायु के बारे में। जलवायु, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एक विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती है, उन वायुमंडलीय दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। ये जलवायु मौसम से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि मौसम जो है वह दिन में कई बार बदल सकता है। तो मौसम की परिभाषा अगर हम बात करें तो मौसम जो होता है वो कहलाएगा किसी भी एक छोटे से स्थान की और अल्पकाल की जो वायुमंडलीय दशा होती है वह मौसम कहलाती है। और इसी मौसम को अगर हम दीर्घ क्षेत्र और दीर्घ काल के संदर्भ में बात करेंगे तो वो जलवायु कहलाएगा। और जलवायु यानी कि किसी भी स्थान की 100, 150, 200 साल, कम से कम 50 साल तक की जो वायुमंडलीय दशा होती है उसको जब हम लेकर बात करते हैं तो जलवायु कहलाती है। तो जलवायु की परिभाषा लिखिए आप लोग पहले, और फिर आगे हम देखेंगे कि जलवायु को जो है किन किन आधार पर वर्गीकृत किया गया है और किन किन स्थानों की जलवायु किस प्रकार की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कोपेन द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण, इस पर आधारित हर कंपटीशन एग्जाम में, छोटे बड़े कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक पर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आप सफल हो पाएंगे, ये आशा करता हूँ। एक परिभाषा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या मशहूर है उसे कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के औसत तथा उन दशाओं में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का प्रदर्शन जलवायु कहलाता है। कोई भी स्थान है और उस स्थान की अगर हम 50-60 साल पिछले इन वर्षों की बात करें तो वहाँ पर कैसा जलवायु रहा, उस सभी जलवायु या प्रतिदिन की मौसमी दशाओं का जो औसत है वह जलवायु कहलाता है। क्षेत्र दीर्घ होना चाहिए और काल भी जो है वो लंबा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम 1-2 साल की बात करें, बल्कि एक दीर्घ काल की जो मौसमी दशाओं का औसत होता है वह जलवायु कहलाता है। और ये इस जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक है कि किस स्थान की जलवायु कैसी रहेगी। तो ये कुछ कारक है जो कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं वो किन अक्षांशों के ऊपर स्थित है। अक्षांश किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। फिर दूसरा आता है कि वह स्थान समुद्र से कितना दूर है।
समुद्र के पास में रहने वाले जो स्थान है, समुद्र के पास के जो स्थान है, वहाँ की जलवायु दशाएं अलग होगी। समुद्र से दूर वाले स्थानों की जलवायु दशाएं अलग होगी, वो हम आगे बात करेंगे विभिन्न अक्षांशों के ऊपर, और समुद्र से दूरी के आधार पर अलग अलग स्थानों की बात करेंगे। और फिर जो पर्वतों का अवरोध और पर्वतों की दिशा, हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत के उत्तर में और इसके दक्षिण में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें बिल्कुल जो अलग जलवायु दशाएं होती है, क्योंकि ये उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। तो इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु दशा अलग है, ये थोड़ा गर्म प्रकार का जलवायु यहाँ पर होता है। और हिमालय पर्वत के उत्तर के अंदर अगर देखेंगे तो जो सभी स्थान जो है वो लगभग ठंडे स्थान हैं। तो ये पर्वतों का अवरोध जो है वो भी जलवायु की दशाओं को प्रभावित करता है। और पर्वतों की दिशा किस तरह की होती है, अरावली की हम बात करें तो ये राजस्थान को लगभग जो 2 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटता है। अरावली के पूर्व के अंदर अलग जलवायु है, अरावली के पश्चिम के अंदर अलग जलवायु है। और फिर समुद्री धाराएं और उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई, ये सभी चीज़ें किसी भी स्थान की जलवायु दशाओं को प्रभावित करती है। और उन जलवायु के आधार पर फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान वगैरह भी बिल्कुल अलग हो जाता है। और फिर उसके बाद विश्व के अंदर किस किस प्रकार का जलवायु है उसके अगर अपन वर्गीकरण की बात करें, या उसके उपागम कौन कौन से, जलवायु वर्गीकरण के उपागम कौन कौन से, उपागमों के 3 उपागम है जो कि मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु की उत्पत्ति के कारण और उस जलवायु के विभिन्न जो प्रभाव है उसके आधार पर इस जलवायु के ये 3 उपागम है, जिसमें पहला है आपका एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन या अनुभव आश्रित वर्गीकरण जलवायु का। इसके अंतर्गत जब जलवायु के विभिन्न तत्वों के जब अलग अलग रूप से उसका आधार मानकर उसका वर्गीकरण किया जाए, किसी भी एक तत्व के ऊपर जलवायु का जो है वो क्या प्रभाव हो सकता है उसको लेकर जब बात की जाए तो ये अनुभव आश्रित या एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और जब हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे तो उसके अंदर एक ये प्रश्न आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य उपागम कौन सा है, तो उसका जो आंसर, उसका जवाब होगा अनुभव आश्रित या एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि कोपेन ने सिर्फ वनस्पति के जो वितरण को मानकर, आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो अनुभव आश्रित वर्गीकरण होता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार। दूसरा होता है जननिक वर्गीकरण या जेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत जलवायु के वर्गीकरण में जब उसकी जलवायु के उत्पत्ति के कारणों की बात की जाती है, जलवायु के उत्पत्ति की जब बात होती है कि जलवायु वहाँ पर किस तरह से उत्पन्न हुआ है उस स्थान विशेष का, तो वह जननिक या जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। और तीसरा होता है व्यवहारिक या एप्लाइड क्लासिफिकेशन, जिसमें विभिन्न वस्तुओं पर उस जलवायु का क्या प्रभाव होता है, विभिन्न जीवों पर उस जलवायु का क्या प्रभाव होता है, वहाँ की वनस्पति पर, वहाँ की जो है वो जीव जंतुओं पर, तो उस प्रभाव का जब अध्ययन किया जाता है तो ये व्यवहारिक या एप्लाइड क्लासिफिकेशन कहलाता है जलवायु वर्गीकरण का। तो 3 उपागम है, अनुभव आश्रित जो कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार था, दूसरा जननिक वर्गीकरण, और तीसरा जो होता है व्यवहारिक या एप्लाइड क्लासिफिकेशन। देखिए, वर्षा के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण ब्लेयर नामक एक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने 5 भागों में जलवायु को वर्गीकृत किया है वर्षा के आधार पर।
पहला विभाग जो है वो है शुष्क जलवायु, जिसके अंदर बहुत ही कम वर्षा होती है। अति अल्प वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है, वह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र कहलाते हैं ब्लेयर के अनुसार। दूसरा, अर्ध शुष्क जलवायु, जिसमें हल्की बरसात होती है और ये 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जो कि आपके अर्ध शुष्क जलवायु कहलाते हैं। तीसरे है उप आर्द्र जलवायु, जिसमें साधारण वर्षा होती है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की, ये उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र कहलाते हैं। चौथा, आर्द्र जलवायु, जहाँ पर भारी वर्षा होती है यानी कि 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक, ये आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र है। और अति आर्द्र जलवायु, जहाँ पर अत्यधिक बरसात होती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर, जहाँ पर जो साल भर बारिशों का मौसम रहता है। तो ये वर्षा के आधार पर वर्गीकरण है आपके जलवायु का, जो कि ब्लेयर ने दिया है 5 भागों के अंदर: शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। और 0 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बरसात के ये क्षेत्र हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। कोपेन ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे और ये एक जलवायु वैज्ञानिक के साथ साथ वनस्पति शास्त्री भी थे। इन्होंने विश्व की जलवायु पर जब अध्ययन किया तो इन्होंने अपना अनुभव दुनिया के साथ साझा किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक अनुभव आश्रित वर्गीकरण है, यानी कि एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है। ये प्रश्न आपको हमेशा याद रखना है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक अनुभव आश्रित या एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है। कोपेन ने वनस्पति और को आधार मानकर विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था। ताप और वर्षा की मात्रा जो कि किसी भी स्थान की वनस्पति को प्रभावित करती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनका जो वर्गीकरण है वो इनसे पूर्व एक भूगोलवेत्ता हुए डी कैंडेला ने सन 1900 में वनस्पति को आधार मानते हुए एक वर्गीकरण दिया था और इसी को आधार मानते हुए, डी कैंडेला के वर्गीकरण को आधार मानते हुए, कोपेन ने भी सन 1918 में अपना वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। सबसे पहले कोपेन ने 1918 में जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, डी कैंडेला के वर्गीकरण को आधार मानते हुए। और ये आधार था उनका ताप और वर्षा और फिर उसके आधार पर वनस्पति। और ये एक, मैंने पहले बताया, आनुभविक या अनुभव आश्रित या एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है। अनुभविक या एम्पिरिकल, ये आपको याद रखना है। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है आपके कोपेन साहब का। और फिर जो 1918 में 1918 में जो वर्गीकरण दिया उन्होंने, फिर उसके ऊपर और काम करते हुए उनमें कुछ संशोधन हुए और फिर उन्होंने 1931 में
कुछ और संशोधित करते हुए एक वर्गीकरण दिया था कोपेन ने। फिर उसके बाद आखिरी जो क्लासिफिकेशन आया, आखिरी जो वर्गीकरण आया कोपेन साहब का, इन्होंने अपने शिष्य के साथ काम करते हुए, शिष्य का नाम था गीगर पाल। तो 1953 में उन्होंने अपना एक अंतिम परिमार्जित रूप, अंतिम संशोधित रूप प्रस्तुत करते हुए क्लासिफिकेशन दिया, जिसे कहते हैं आपको कोपेन गीगर पाल वर्गीकरण। कोपेन गीगर पाल वर्गीकरण ये 1953 में प्रस्तुत हुआ था दुनिया के सामने। इन वर्गीकरणों के अंदर कोपेन साहब ने विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में बांटा है, और 5 वर्ग मुख्य रूप से 5 वर्ग है। वैसे इसके अंदर एक और जुड़ता है बाद में आकर, हम जब इसके बारे में बात करेंगे। 5 वर्गों के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया है मुख्य रूप से, जो कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स पर आधारित है। ये वर्गीकरण A, B, C, D, E, ये 5 वर्ग है जो कि कोपेन साहब ने अपने वर्गीकरण में दिए, जो कि सबसे पहला था A, जिसे कैंडेला साहब ने कहा था मेगाथर्म। मेगाथर्म जलवायु प्रकार, जिसे कोपेन ने ए जलवायु कहा है, और इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। बताया था मैंने इससे पहले कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विश्व में कौन से होते हैं। ग्लोब में जब हम देखेंगे तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा आती है, इन दोनों के बीच का जो कटिबंध है, जलवायु कटिबंध, वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। और ये ए प्रकार का जलवायु वर्गीकरण उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु की भी बात की थी। आर्द्र जलवायु यानी कि जब वर्षा के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया था, उसमें आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र वो था जिसमें 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, और आर्द्र जलवायु यानी कि ऐसे जलवायु क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से भी अधिक। हम देखेंगे आगे इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऐसे क्षेत्र भी आएंगे जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्र वाले क्षेत्र भी आते हैं। और इस उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में जो आपका सर्वाधिक ठंडा महीना है, उसका औसत तापमान भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। सर्वाधिक ठंडा महीने का औसत ताप 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, और औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र
भी इसके अंदर आएंगे। यानी कि इस जलवायु में जो है मौसम स्पष्ट रूप से सर्दी और गर्मी में विभाजित नहीं होता है। सर्दी और गर्मी का एहसास जो है वो इस जलवायु क्षेत्र में नहीं होता है। तो पहला जो है वो आपका था मेगाथर्म, जो कि कैंडला साहब ने दिया था, और कोपेन साहब ने इसको कहा ए जलवायु क्षेत्र, जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में क्षेत्र कहाँ है, वो बात हम जब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तो उसमें बताया जाएगा। क्योंकि ये मैं पहला परिचय दे रहा हूँ ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, छात्र छात्राएं जो कि रटते हैं, और जब रटते हैं तो रटना जो है वो किसी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि आप आज रटोगे थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। तो ये चीज़ें समझने की चीज़ें है, और जब आप बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे तभी आप राजस्थान के संदर्भ में इस बात को समझ पाएंगे। अगर सिर्फ आपने राजस्थान का नक्शा ले लिया और आपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि जब तक प्रत्येक जो इसका अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट का अर्थ क्या है, ये अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को या थोर्नडाइक या त्रिवार्ता के वर्गीकरण को समझ नहीं पाएंगे। तो ए जलवायु वर्गीकरण की बात की, इसको और आगे किन क्षेत्रों में बांटा गया है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जलवायु वर्गीकरण जो है वो है आपका बी। बी, कैपिटल बी, इसको जो है ये हम पढ़ेंगे शुष्कता के आधार पर। जब भी शुष्कता की बात होती है तो शुष्कता या आर्द्रता तो वो रिलेटेड होता है आपके वर्षण से, यानी कि वर्षा की मात्रा से। तो ये बी वर्गीकरण जो है ये आपके वर्षण और वाष्पीकरण की मात्रा के आधार का ये जो वर्गीकरण है, और ये कहलाता है आपका, कैंडला साहब ने इसको कहा जीरोथर्म, XERO, जीरो। इसका मतलब होता है पानी की कमी। XERO, जब भी आप ये वर्ड पढ़ें तो इसका अर्थ होता है पानी की कमी। जीरोफाइट्स, ऐसे पौधे जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में होते हैं, तो जीरो का अर्थ जो है वो आपका होएगा पानी की कमी से। तो ये जो बी वर्गीकरण है ये सीधा एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, विश्व के शुष्कता वाले क्षेत्र, शुष्कता का सीधा सा जहां पर वर्षा कम होती है, यहां पर क्या होगा, वर्षण यानी कि वर्षा की तुलना में वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण जब अधिक होता है, बरसातें कम होती है और जमीन से पानी जो है वाष्प के रूप में जब उड़ता रहता है, तो जाहिर सी बात है पानी की कमी की वजह से वनस्पतियां भी ऐसी होगी जो कि पानी की कमी को झेल सकने वाली होगी। और इस जलवायु को भी फर्दर डिवाइड किया है, वो हम आगे देखेंगे। आप लोग पहले सिर्फ और सिर्फ इन 5 वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे और इनके जो सब डिविजन्स है वो किन विशेषताओं को लिए हुए होते हैं उसको समझेंगे। तीसरा जो जलवायु वर्गीकरण है वो है आपका सी टाइप का, सी विभाग, जिसे कहते हैं मीजोथर्म। मीजोथर्म जलवायु प्रकार, सी जलवायु प्रकार, यहाँ पर
इसको आप कहेंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण क्षेत्र आर्द्र है और शीतोष्ण जलवायु, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, इसे चीन तुल्य जलवायु भी कहते हैं, पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु भी आएगी इसके अंदर। ये आर्द्र शीतोष्ण जलवायु। अभी हमने जो मुख्य समूह देखे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के, फिर वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर कोपेन ने इन मुख्य समूहों को कुछ उप समूहों में विभाजित किया है। क्योंकि ये जो मुख्य समूह है वो कैपिटल ए, बी, सी, डी और ई सभी कैपिटल लेटर्स है। उसके आधार पर जो इनके उप समूह बनाए गए हैं वो भी कुछ कैपिटल लेटर्स के आधार पर ही बनाए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर फिर जो है उन्होंने उपसमूह बनाए हैं। आधार पर उपसमूह वो भी 4 तरह के हैं, 4 उपसमूह हैं, जिसे हम कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एस, कैपिटल टी और कैपिटल एफ के आधार पर। ये 4 उपसमूह जो है वो कोपेन ने दिए हैं। ये उपसमूह किन समूहों के साथ जुड़ेंगे हम उसकी बात करते हैं। देखिए, वर्षा की मात्रा के आधार पर फिर कोपेन महोदय ने अपने इस जलवायु वर्गीकरण में कुछ और उप वर्गीकरण किए हैं। वर्षा की मात्रा के आधार पर उप वर्गीकरण हम देखते हैं। ये जो है ये अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स के रूप में है। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर उप वर्गीकरण हम देखेंगे। वर्षा की मात्रा के आधार पर फिर फर्दर डिवीजन हम देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इसको बांटा है एक स्मॉल एफ। स्मॉल एफ याद करने का अच्छा तरीका ये है, एफ है, स्मॉल एफ है, तो हम कह सकते हैं इसको फुल ऑफ रेन, यानी कि ऐसा जलवायु क्षेत्र जहां पर कोई शुष्क ऋतु नहीं है, साल भर जहां पर वर्षा होती रहती है। और सबसे शुष्क ऋतु जो इस क्षेत्र की होती है उसमें भी कम से कम 6 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होगी। यानी कि फुल ऑफ रेन वाला क्षेत्र, कोई भी शुष्क क्षेत्र नहीं है, कोई भी शुष्क ऋतु यहाँ पर नहीं होगी। साल भर जो है वर्षा कम या अधिक होती रहेगी। और जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पर भी कम से कम 6 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी। सबसे शुष्क ऋतु में भी सबसे शुष्क ऋतु में भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ही होगी।
उसके बाद जो इसका फर्दर डिवीजन है वो है आपका स्मॉल एम। स्मॉल एम यानी कि मॉनसूनी जलवायु वाला क्षेत्र, मॉनसूनी जलवायु जिसमें आप देखेंगे सबसे शुष्क माह में वर्षा 3 से 6 सेंटीमीटर के बीच होती है, यानी 6 सेंटीमीटर से कम और 3 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ पर भी जो है वो वर्षा अधिक मात्रा में ही होगी। तो अब देखें, सबसे शुष्क ऋतु में वर्षा 3 से 6 सेंटीमीटर ये औसत वर्षा होगी। उसके बाद आपके एक ऋतु आएगी डब्ल्यू यानी विंटर। विंटर में वर्षा नहीं। शीत ऋतु में शुष्क, शीत ऋतु शुष्क यानी विंटर सीजन में कोई वर्षा नहीं होगी। ये जो है वो डब्ल्यू प्रकार का वर्गीकरण है। और ड्राई विंटर है, यहाँ पर ड्राई विंटर। और एक इसका चौथा जो प्रकार है वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर याद रखेंगे आप लोग, ये जो स्मॉल लेटर्स है ये एफ एम डब्ल्यू और एस, स्मॉल एस, एस यानी समर। यहाँ पर जो है वो ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुष्क रहेगी। ये भारत के अंदर कौन से क्षेत्र है या राजस्थान में कौन से क्षेत्र है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु शुष्क यानी कि समर ड्राई, ड्राई समर। तो ये वर्षा की मात्रा के आधार पर जो है वो कोपेन महोदय ने वर्गीकरण दिया है। आगे हम और कुछ इसका सब डिवीजन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। पहले हम ABCD सीख रहे हैं कि ये जो भी लेटर्स हैं इनका अर्थ क्या है। और जब अर्थ हमको समझ में आ जाएगा तो जब हम जलवायु वर्गीकरण के क्षेत्र राजस्थान देखेंगे तो हमें जो है वो रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्मॉल लेटर से रिलेटेड हम तापमान के आधार पर जब हम बात करते हैं तो दो मुख्य वर्गीकरण और हैं जो कि मुख्य जलवायु वर्ग बी, कैपिटल बी के साथ ये आते हैं। ये है आपका एच, स्मॉल एच एंड स्मॉल के। एच का मतलब आप मानेंगे हॉट, के का मतलब होगा कोल्ड। तो ये जो है ये जलवायु बी के साथ है, ये तापमान बी के साथ है, बी जलवायु के साथ है। और बी जलवायु का भी जब हम फर्दर जो वर्गीकरण जब करते हैं तो वो आता है आपका हॉट एंड कोल्ड में। तो चूंकि बी के साथ है तो शुष्क जलवायु एंड हॉट, शुष्क व गर्म जलवायु का जब वर्गीकरण होता है तो ये आपका स्मॉल एच। और शुष्क और कोल्ड की जब बात करते हैं तो आप आता है शुष्क व ठंडा मौसम। ये जो है वो ये कुछ और वर्गीकरण है तापमान के आधार, वर्षा के आधार पर एफ एम स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल एस, और तापमान के आधार पर फिर फर्दर है स्मॉल एच एंड स्मॉल के। स्मॉल एच जो आएगा वो आपका गर्म और शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करेगा और स्मॉल के जो आपका ठंडी और शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करेगा। बी जलवायु को बांटा गया है कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस में। कैपिटल डब्ल्यू का अर्थ है
शुष्क जलवायु। और एस का अर्थ है अर्ध शुष्क जलवायु। डब्ल्यू और एस सिर्फ और सिर्फ बी जलवायु जो कि शुष्क जलवायु है उसके साथ ही आएंगे, यानी कि जीरो टर्म के साथ ही आएंगे डब्ल्यू और एस। और फिर आगे शुष्कता का अर्थ क्या है? शुष्कता का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क और आर्द्र जलवायु होती है। शुष्कता का अर्थ है वर्षा की मात्रा कम होना। तो वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की मात्रा 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच तक होती है, औसत वार्षिक वर्षा, वह शुष्क जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और इस शुष्क जलवायु में भी फिर जो है वो दो प्रकार की शुष्क जलवायु है। इसको भी आपको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। इसको एच और स्मॉल के। एच का मतलब गर्म शुष्क और के का मतलब ठंडी शुष्क। गर्म शुष्क का अर्थ हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर वर्षा की मात्रा भी बहुत कम होती है और उसके साथ साथ ही तापमान भी बहुत ही अधिक होता है। तो गर्म भी है और शुष्क भी है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो जलवायु होगा BWH प्रकार की जलवायु होगी। उस तरह से हम लद्दाख के क्षेत्र में देखते हैं, रेगिस्तानी इलाका है लेकिन वो ठंडा रेगिस्तान है। वर्षा की मात्रा वहाँ पर भी कम है, लेकिन वर्षा की मात्रा कम तो है लेकिन वहाँ पर तापमान भी बिल्कुल जो शून्य से भी नीचे है। तो वो मरुस्थल जो है वो आपका ठंडा शुष्क मरुस्थल कहलाएगा। उसके बाद आपका आता है बी का जो फर्दर विकल्प एस। इसको भी जो है वो दो भागों के अंदर बांटा गया, वही गरम स्मॉल एच और दूसरा स्मॉल के, यानी कि ठंडा जलवायु। ये चीजें हैं। यहाँ पर वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है इस जलवायु में, तो ये शुष्क जलवायु कहलाती है। हम अब राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं कि राजस्थान में A, B, C, D और E में से, और इनके जो फिर जो है वो आगे उपवर्गीकरण है, उनके अंदर से किस प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है।